आपका आज की वीडियो में। स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है Why you haven't heard about this genius Indian who created internet? Story of नरिंदर सिंह कपानी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके बाद मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिनकी आंखों के सामने उनके बनाए इन्वेंशन के लिए किसी और शख्स को नोबेल प्राइज दे दिया गया और वो बस देखते ही रह गए। ये वो शख्स थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की इन्वेंशन करके हमारे लिए इंटरनेट, टेलीविजन और टेलीफोन जैसी सुविधाओं की नींव रखी। पर फिर भी अगर आज हम गूगल पर सर्च करते हैं हु इज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, तो सबसे ऊपर डॉक्टर कपानी का नहीं बल्कि चार्ल्स कुएन काउ का नाम आता है। यानी एक ऐसे इंसान का जो फाइबर ऑप्टिक्स की रेस में उतरा ही काफी लेट था। उसके विपरीत डॉक्टर कपानी ने तो फाइबर ऑप्टिक्स की शुरुआत अपने स्कूल से ही कर दी थी। दरअसल डॉक्टर कपानी जब छोटे थे तब एक दिन स्कूल में साइंस के लेक्चर में उनके टीचर ने यह पढ़ाया कि लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। अब इस पर डॉक्टर कपानी ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों? और पता है टीचर ने उनके साथ क्या किया? एक छोटे से बच्चे के जेन्युइन सवाल का सीधा सीधा जवाब देने के बजाय उन्होंने बड़े एरोगेंटली नरिंदर को सभी स्टूडेंट्स के सामने पहले तो जलील किया और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक काम कर, आगे तू उसे बेंड करके दिखा दियो, अभी जा बैठ जा। अब टीचर के ऐसे बर्ताव से डॉक्टर कपानी उस वक्त बैठ तो गए क्योंकि आखिर करते भी तो क्या, पर उस दिन उन्होंने ये ठान लिया कि बस इस इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया है, अब तो मैं लाइट को बेंड करके दिखाऊंगा। और फिर क्या था, इसी पल से शुरुआत हुई फाइबर ऑप्टिक के पहले अध्याय की। अपने इस पहले अध्याय में अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए पहले तो उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में बीएससी की डिग्री ली और उसके बाद फिर कुछ सालों के लिए देहरादून में स्थित इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज IOFS में जॉब पर लग गए। और ये बाय द वे बात हो रही है भारत के इंडिपेंडेंस के जस्ट कुछ साल पहले की, जब उनका मानना था कि ये IOFS इंडियन मिलिट्री के लिए बाइनोकुलर्स वगैरह जैसी कई अनगिनत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। सो यहाँ पर अगर कुछ समय काम कर लिया तो लाइट से संबंधित एक अलग ही पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा, प्लस मैं अपने अल्टीमेट गोल की दिशा में अपने अगले कदम के नजदीक भी पहुंच जाऊंगा, वो कदम जिसमें उन्हें हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाना था। लेकिन यही करते वक्त उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्जर्व किया। देखो, उनका मानना यह था कि भारत अभी आजाद हो रहा है और ऐसे में हमें अपने देश के लिए अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए होगी। पर एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कैसे होगी अगर वो आपस में तेजी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए? सो देखता हूं कि क्या उसे मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं। इससे मैं मिलिट्री के भी काम आ जाऊंगा और मेरा जो ओरिजिनल गोल था लाइट के बेंडिंग नेचर को प्रूव करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। और इसी दौरान उन्होंने ये देखा था कि उस वक्त सिर्फ इंग्लैंड ही वो देश था जहां पर इंडियन मिलिट्री को टॉप नॉच बनाने के लिए लगने वाली एटलीस्ट दो सुविधाएं मौजूद थी। पहली, हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जिससे कि आइडियाज को रियलिटी में उतारा जा सके, और दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े औजार जिससे लाइट से कम्युनिकेशन के अपने रफ आइडिया का कुछ सरपाव निकल सके। अब आई नो आप लोग सोचोगे कि आखिर इंग्लैंड ही क्यों, क्योंकि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी तो 40s के दशक में यूएस के पास थी। ये बस इंग्लैंड के विरुद्ध हमारा प्रेजुडिस बोल रहा है। असल में हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन टेक्निक्स इंग्लैंड ने 8th सेंचुरी में ही इन्वेंट कर लिया था। और 8th सेंचुरी में जब वाइकिंग्स इंग्लैंड पर अटैक किया करते थे तब वाइकिंग्स के आने का मैसेज समुद्री तट से कैपिटल तक पहुंचाने के लिए इंग्लैंड का राज्य एक सिंगल मैसेंजर के बजाय मैसेजेस को मल्टीपल मैसेंजर्स के हाथों रिले किया करता था। इससे मैसेजेस बहुत ही जल्द कैपिटल तक पहुंचते थे और धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने इस टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि ये इतना इफेक्टिव था। फिर 17th सेंचुरी में फ्रांस आया। उसने एक नई टेक्निक इन्वेंट की बाय द नेम ऑफ सेमाफोर टेक्निक, जिसमें एक टावर पर चढ़कर एक बंदा फ्लैग या मशाल को पकड़कर कुछ इस तरह के सिंबल्स बनाता था और फिर वो सिंबल्स अलग अलग अल्फाबेट्स और मैसेजेस को रिप्रेजेंट करते थे। यानी अब इससे घंटों की जगह पर मिनटों में मैसेज लंबी दूरी तय करने लग गया। लेकिन इस टेक्निक में एक ड्रॉबैक था, इन मैसेजेस को दुश्मन भी देख सकते थे और इसीलिए इसके सोल्यूशन के लिए एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और फिर क्या था, 19th सेंचुरी में इंग्लैंड ने कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ बना लिया और उसके बाद कुछ ही सालों में टेलीफोन भी, जिसमें प्रेसिजन और सीक्रेसी दोनों इंटैक्ट रह पाए। पर आखिर कब तक? वर्ल्ड वॉर्स के जमाने में हर देश दूसरे की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हैक करने की कोशिश करता रहता था और इसीलिए जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ले आया एक अनहैकेबल मशीन
दी एनिग्मा। अब एनिग्मा ने मैसेजेस एनक्रिप्ट करने में एग्जैक्टली कैसे मदद की, ये तो हम आगे जानेंगे ही। फिलहाल उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आप नॉलेज बेस्ड प्रेडिक्शंस करके पैसिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। The answer is very simple, Fun88 के साथ। Fun88 देता है frequent updates on cricket, football, tennis, etc. इतना ही नहीं, आप इस पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि 3 पत्ती, रूलेट, ब्लैक जैक, etc. प्लस इतना ही नहीं, अगर आप फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस के लिए डेली विनिंग टीम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हो तो आप लाखों भी जीत सकते हो, क्योंकि Fun88 आपको लाइव मैच व्यूइंग का ऑप्शन भी देता है। आफ्टर ऑल, Fun88 वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेमिंग कंपनीज एक्टिव इन इंडिया सिंस 2010 और बहुत ही ट्रस्टेड होने के साथ बेस्ट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसके ब्रांड एम्बेसडर है डैरन सैमी। आज ही डाउनलोड करो Fun88 और अवेल करो मल्टीपल बोनस ऑफर्स और एक्साइटिंग गिव अवेज, जैसे कि iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, Samsung Galaxy S22 Ultra and lot more. So to download, link is in the description. And now let's come back to the topic. So जर्मनी के अनुसार एनिग्मा मैसेजेस को ऐसे एनक्रिप्ट या लॉक किया करता था कि उसे अनलॉक करने के लिए की या सिंपली परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिंग्स अगर इंडिया जैसे देश की पूरी पॉपुलेशन मिलकर भी डिकोड करने बैठे ना, तो भी उसमें करीब 1000 साल लग जाएंगे। इतना पावरफुल था ये। इसका मतलब समझ रहे हो, ये मशीन जिसके हाथ में, वॉर उसके मुट्ठी में। एंड दिस वाज ट्रू एटलीस्ट तब तक जब तक किसी के हाथ में बॉम्बे ना हो, क्योंकि बॉम्बे दुनिया का वो पहला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर था जिसे एनिग्मा के टक्कर में एक इंग्लैंड के इन्वेंटर ने उतारा था। ये कंप्यूटर बेसिकली इतना पावरफुल था कि एनिग्मा के कोडेड मैसेजेस को महज 20 मिनट में डिकोड कर लेता था। सो अब आप समझ जाओ डॉक्टर कपानी ने इंग्लैंड को ही क्यों चुना, क्योंकि सारे नेक्स्ट लेवल इन्वेंशंस इंग्लैंड में ही हो रहे थे। वो सीधा कम्युनिकेशन टेक के मास्टर्स से ही अपनी मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते थे और इसीलिए भारत के आजाद होते ही 1947 में डॉक्टर कपानी इंग्लैंड चले गए, वहां के प्रेस्टिजियस कॉलेज इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में अपने गोल के तरफ आखिरी कदम बढ़ाने के लिए। बिकॉज ये वही कॉलेज था जहां पर डॉक्टर कपानी के साथ दो चीजें घटी। एक तो उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स बनाने का यहाँ पर एक मौका पाया और दूसरा यहीं पर उन्होंने अपने ही कॉलीग से दुर्भाग्यवश धोखा खाया। दरअसल इंग्लैंड में डॉक्टर कपानी की मुलाकात ब्रिटिश साइंटिस्ट स्लैश इन्वेंटर हैरोल्ड हॉपकिंस से हुई थी, जो उन दिनों अपनी थियरी ऑफ एबरेशन के लिए मशहूर थे। अब जिन्हें नहीं पता ये एबरेशन क्या होता है, तो बस इतना समझ लो कि एबरेशन मतलब वो फिनोमेनन जिसमें लेंसेज और मिरर की मदद से बनी इमेज क्लियर और शार्प बनने के बजाय कुछ ऐसी डिस्टॉर्टेड सी बनती है। नाउ ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि डॉक्टर कपानी ने देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए इंग्लैंड में जो रॉड लेंस से बना एंडोस्कोप यूज हुआ करता था, वो भी सेम इसी वजह से लो इमेज क्वालिटी देता था और प्लस फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से बिना मशक्कत किए बॉडी के अंदर भी नहीं घुसता था। सो एंडोस्कोप की इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर कपानी को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया और उन्होंने हैरोल्ड हॉपकिंस की थियरी ऑफ एबरेशन को एंडोस्कोप के साथ मर्ज करके आज के प्रेजेंट डे ऑप्टिक फाइबर्स बना दिए। अब जरा इसे डिटेल में पर आसान भाषा में समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जरा इस इमेज को देखो, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट टॉर्टोइस से टकराकर वापस पानी में लौट रही है, जिससे पानी की ऊपरी सतह मिरर की तरह बिहेव कर रही है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिस पर बारीक ट्रांसपेरेंट ट्यूब से बने ऑप्टिकल फाइबर्स बेस्ड होते हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि लाइट अगर एक सर्टेन एंगल से किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस को हिट करती है तो वो कुछ इस तरह अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है और दूर तक ट्रैवल करती है। सिंपल, राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। TIR के लिए इंसिडेंट लाइट रे का एंगल एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए होता है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का वो एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। अगर ऐसा नहीं किया तो रिफ्रैक्शन की वजह से हर टकराव पे कुछ लाइट ऑप्टिकल फाइबर के बाहर लीक हो जाएगी और लाइट में एनकोडेड इंफॉर्मेशन दूसरे एंड तक पहुंचेगी ही नहीं। प्लस अगर एक ही लाइट रे में इतनी प्रॉब्लम है तो मल्टीपल रेस कैसे भेजेंगे? और बस यहीं पर डॉक्टर कपानी ने एंट्री मारी। देखो, आपके 12 मेगापिक्सल के कैमरे में 12 मिलियन टाइनी RGB सेंसर्स पूरे सीनरी के कलर डिटेल्स को कैप्चर करते हैं। अब ऐसे में सपोज अगर आपके कैमरा के सारे RGB सेंसर्स एक सिंगल बड़े RGB सेंसर में कंबाइंड होते तो आपको ये इमेज कुछ ऐसी दिखाई देती, पर बिकॉज आपके कैमरा में RGB सेंसर्स इतने ज्यादा होते हैं, वो इमेज पहले ऐसी और फिर ऐसी नजर आती है। यानी सिंपली पुट, ज्यादा सेंसर्स मतलब हायर रेजोल्यूशन। और बस फिर क्या था, डॉक्टर कपानी ने यही लॉजिक ऑप्टिक फाइबर्स में भी अपनाया। उन्होंने एक थिक केबल के बजाय ढेर सारे बालों जितने पतले ग्लास फाइबर्स लिए और उनका एक बंडल बनाया जिससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हायर रेजोल्यूशन भी मिला।
फर्क बस इतना था कि अब जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर्स का रेजोल्यूशन बढ़ा, डॉक्टर कपानी और हॉपकिंस के बीच होड़ भी लग गई कि उसका क्रेडिट कौन लेगा। एंड गेस व्हाट, क्रेडिट कोई तीसरा ही ले गया। दरअसल 1952 में डॉक्टर कपानी और हॉपकिंस ने ये सब एक जॉइंट रिसर्च के तहत किया था और साथ ही फाइबर ऑप्टिक्स ये टर्म दुनिया के सामने लाया था। लेकिन फिर प्रशंसा मिलते ही एक तरफ जहां पर हॉपकिंस को लगने लगा कि डॉक्टर कपानी का कंट्रीब्यूशन रिसर्च में बहुत ही कम था, थियरी तो सारी मेरी ही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर कपानी का ये कहना था कि हॉपकिंस की थियरी किसी और के पल्ले ही नहीं पड़ती अगर मैं उसे प्रैक्टिकली ऑप्टिकल फाइबर बना के ना दिखाता। और इसी झगड़ा झगड़ी में दोनों ने अपने अपने रास्ते मोड़ लिए, दोनों की ग्रोथ स्लो हो गई और इसी के साथ तीसरा बंदा चार्ल्स कुएन काओ नोबेल प्राइज ले गया। एक्चुअली में ना हुआ यूं कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1955 में डॉक्टर कपानी ने यूएस की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करना शुरू कर लिया और इवेंचुअली वहां पर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के नाम से एक कंपनी भी खोली। लेकिन इसी दौरान उनका चैलेंजर चार्ल्स कुएन काओ लंदन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हुए अपना दाव चल रहा था। काओ ने पहले तो डॉक्टर कपानी के काम को डिटेल में पढ़ा और फिर उसने डॉक्टर कपानी के 1952 में पब्लिश हुए पेपर के 13 साल बाद अपना खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में उसने बेसिकली ये बताया था कि ग्लास फाइबर की इंप्यूरिटीज लाइक आयरन, कॉपर, क्रोमेट और हाइड्रोनियम आयन लाइट को कुछ हद तक एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इन इंप्यूरिटीज को निकाला जाए तो डेटा को हजारों किलोमीटर्स तक फास्ट स्पीड से ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकती थी, वो अब रेडी थी मेरी बदौलत। और इनफैक्ट न्यू जर्सी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेविड पेन और इमैनुअल डी सर्वायर ने प्रभावित होकर इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी बनाए, जो आगे जाकर वही सर्किट्स बनेंगे जिनसे आज हम हाई स्पीड इंटरनेट चलाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो काओ का पूरा वर्क डॉक्टर कपानी के ही वर्क पर बेस्ड था। उसमें बस कुछ माइन्यूट से एडिशंस कर दिए गए थे और फिर भी रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने नोबेल प्राइज काओ को दे दिया। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, फाइबर ऑप्टिक्स की डिस्कवरी, 3 सक्सेसफुल कंपनीज को चलाने और करीब 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करने के बाद भी कोई भी आज के तारीख में इवन इंडियंस डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी को नहीं जानता। बट एनीवे फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है आप अच्छे से जान गए हो और आप प्राउड भी फील कर रहे हो कि एक भारतीय का भी इतना बड़ा योगदान है इस दुनिया में। खैर फ्रेंड्स, ये अकेले ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिनके मैसिव अकम्प्लिशमेंट्स अननोटिस्ड गए। ऐसे एक और एक इंडियन जीनियस भी थे जिनकी रिसर्च को नासा तक एडमायर करती है, पर नोबेल प्राइज कमेटी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस जी की, जो कि इतने ब्रिलियंट थे और उनकी लाइफ इतने अकम्प्लिशमेंट से फील्ड थी, जिस पर हमने एक वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और उसे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले Fun88 को चेकआउट करना मत भूलना। प्ले गेम्स एंड अर्न एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात की जाए जो एक एग्जाम्पल भी जो है एक तरह की दी गई हुई है कि समटाइम्स इस तरह इंसान की ज़िंदगी में होता है कि मेहनत कोई और करता है, लेकिन जब वो चीज़ जो है एक पॉइंट तक पहुंचने वाली होती है तो उसके बाद कोई तीसरा बंदा आकर जो है ना बाकी लोगों के हिस्से का जो है वो फल खा जाता है। उसमें बहुत सारी जो है वो रीज़न रहती हैं। अभी जैसे अगर बात की जाए तो जैसे जो फाइबर केबल थी, वो डॉक्टर नरेंद्र जी ने जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिसर्च की, पूरा काम किया, लेकिन एंड पर आकर उनके पार्टनर के साथ कुछ क्लैशेस हो गए जिसकी वजह से दोनों जो है वो बैकआउट कर गए। लेकिन उसके बजाय अगर देखा जाए तो एक थर्ड पर्सन ने थोड़ी सी उस पर मजीद रिसर्च करके वो चीज़ दुनिया को तो दे दी, लेकिन बाकी जो 2 लोग थे उनका इतिहास में नाम कहीं गुम हो गया। वैसे मुझे ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है बहुत सारी चीज़ों में। इंडियंस की मैं बात करूंगी जिनका बहुत देर बाद जाकर आपको पता चलता है। मतलब मुझे भी इनके बारे में आइडिया नहीं था। मैंने जब वेब सीरीज देखी थी उसमें जो होमी बाबा थे, हाँ होमी बाबा मैंने मतलब के बारे में, तो उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। मतलब इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे लोगों ने, अगर देखा जाए तो इंडिया में
एक सर्टेन लेवल पे जाके काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक मेहनत की और अपनी कंट्री को कैसे आगे लेकर जाना, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। बट ये है कि मतलब जैसे अगर होमी बाबा के बारे में बात करें तो उनको तो सब मतलब जानते हैं, मुझे नहीं पता कि इनके बारे में कितने लोग जानते हैं, बट जो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उनका देखा जाए आज के टाइम को लेकर तो मुझे लगता है कि जितना भी हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर बात की जाए तो क्या नाम लेते हैं, कहते हैं ना हर बंदे की एक ना एक इंस्पिरेशन रहती है। कुछ स्टूडेंट वाकई स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के होते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। एक जो टिपिकल स्टडी मटेरियल करवाया जाता है उससे थोड़ा सा जो है हट कर जो है वो पढ़ाया यानी कि वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो ज़रूर करते हैं। जैसे उनके स्कूल लाइफ की बात करें, जिस तरह उन्होंने सवाल किया आगे से जवाब मिला, ठीक है ना, शायद वो हो सकता है वो एक जवाब जो था जो टीचर का था वो ही उनकी ज़िंदगी की एक ऐसी इंस्पिरेशन बन गई हो। बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो एनिग्मा थी, ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो वाकई भाई टेक्नोलॉजी जो है जब आप सुनते हैं इतने टाइम पहले जो है इतनी डिफरेंट टाइप की एक मशीन बनी थी तो आप हैरान रहते हैं। और लिटरली जब अब तो हम देखते हैं ना हर चीज़ भाई छोटे से छोटी होती जा रही है और बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होती जा रही है। जब हम भी स्कूल में जाते थे भाई फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया वो इतना बड़ा, फिर कंप्यूटर 2, फिर उसके बाद यानी कि टाइम के साथ अपडेट होती गई चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटी होती गई। लेकिन अगर आज की हम टाइम में बात करें भाई फाइबर ऑप्टिक जो है वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, ख़ासतौर पर इंटरनेट की दुनिया में बात करें। क्योंकि अगर बात की जाए तो जितनी भी हम देखते हैं ज़्यादातर जो पाकिस्तान में भी ख़ासतौर पर इंटरनेट की सर्विसेज चल रही हैं वो फाइबर पे चल रही हैं। और अब जो है जो नहीं चल रही, जो पहले कॉपर पे या किसी और पे, वो भी कन्वर्ट होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे हंसी आ रही है, आए दिन पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो खराब हुई होती हैं। वो तो मछलियां काट देती है ना, काट देती हैं। कौन सी मछलियां जैसे पाकिस्तान पता नहीं कौन सी मछली है जो हमारी में। यहाँ पर डेफिनेटली मैं भी एनिग्मा के बारे में बात करना चाहूंगी कि लाइक जिस तरह की वो एक मशीन बनाई, कोडिंग मशीन अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर अभी तक हम लोग देखें तो जो बहुत ही ऐसे सीक्रेट किस्म के आपके मिशंस होते हैं उनमें भी ऐसे कोडिंग के थ्रू ही आपसे बात की जाती है। तो इससे पता चलता है कि इन्वेंशंस कितनी पुरानी हुई है। फिर उसके बाद उसका भी तोड़, मैं ये बात सोच रही थी कि हर चीज़ को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम जो है वो आता रहता है। बट इंग्लैंड ने जिस तरीके से उस टाइम पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांस था। और जैसे फिर डिफरेंट एक तरीके जो है वो ढूंढे गए किस तरीके से जो मैसेज है वो जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करना है। तो वो जो आइडियाज़ है वहाँ से भी चीज़ें जैसे जनरेट होती हैं और आगे जितनी हमें उसमें हम कहेंगे कि इन्वेंशंस नज़र आई तो आज हम लोग, मैं कहूँगी कि हम लोग बैठकर वो फल खा रहे हैं उन सब का। यार वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि देखें एक चीज़ जो है वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इन्वेंट तो हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो पूरी दुनिया जो है जिस तरह यूटिलाइज करती है उसे इस्तेमाल करती है। अभी जैसे पुराने वक्तों की बात करें तो जब क्या नाम लेते हैं नहीं थी होती चीज़ें, ठीक है, या तो कबूतरों के ज़रिए आपको पैगाम भेजना पड़ता था या घोड़ों पर जो है आपके जो वो पैगाम लेकर जाने वाले लोग होते थे वो होते थे। फिर टाइम चेंज हुआ, फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी जो है वो इन होना शुरू हुई तो आप जो ये वेव्स थी, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल करना शुरू जो है हो गया। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने जो है ईजाद कर लिए ताकि जो है जल्दी से जल्दी मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाया जा सके। और देखा भी जाए आज के टाइम में जो दुनिया इतनी ज्यादा कनेक्टेड है वो इसी की वजह से, बिल्कुल इसी की वजह से। और हम बहुत सारी मूवीज भी हमने ऐसे देखी जिसमें पुराने जो है इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं, जिससे जो है खासतौर पर जो स्पाई वाली मूवीज होती हैं जो पुराने वक्तों की 70s 60s की बनी होती हैं, उसमें भी कंपोनेंट्स दिखाते हैं किस तरह चीज़ें जो है पहुंची। तो इंसान के अगर दिमाग की बात करें ना तो एक चीज़ में देखिए कि इंसान का दिमाग अगर किसी चीज़ की ठान लेता है ना तो वो कर लेता है, बेशक उसमें उसकी आधी जिंदगी या पूरी जिंदगी लग जाए लेकिन वो काम जरूर कर लेता है। इसीलिए तो कहते हैं देखो ऊपर वाले ने ना इंसान को बनाया इस तरह से, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। तो वो जब हम जान जाते हैं ना तो चीज़ें देखो कितना अनलिमिटेड आप चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करते हो और नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हो। और अभी भी अगर देखा जाए ना तो कहा जाता है कि इंसान जो है वो अपना मतलब जो उसकी कैपेसिटी है उतना वो ब्रेन अपना इस्तेमाल नहीं करता। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं मेरा ख्याल है 8-9% जो है करता है। लेकिन अगर इस चीज़ पर अगर देखा जाए ना तो एक मूवी भी बनी थी लूसी, शायद आपने देखी हो लूसी मूवी, ठीक है ना, उसमें वो दिखाती है, ये दिखाया जाता है मूवी में कि लड़की जब अपना 100% दिमाग इस्तेमाल
करते तो क्या कुछ उसके साथ होता है, हाँ। लेकिन उसमें भी कोई एक स्पेसिफिक टाइप का ड्रग्स होता है जिसकी वजह से उसके साथ वो सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा वैसे चलो मतलब ये 10% तो जीनियस लोग यूज करते होंगे ना, आम तुम्हारे मेरे जैसे लोग कितने सवाल भाई हमारे दिमाग इस तरह के कि इंटरनेशनल मार्केट में मिले ना पूरी कीमत मिलेगी, इस्तेमाल नहीं हुए हुए। एनीवे गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें इजाजत दो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।